पेट का एग्जाम निकाला गया, एक एक्स्ट्रा एग्जाम। व्यक्ति पढ़ता है, तमाम परीक्षाएं देकर किसी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए पेट। एक बार साथियों, साहिब का कार्यक्रम घोड़ा में लगा। उस समय यहाँ मैं लखनऊ से घोड़ा आया था। प्रेम सिंह गौतम जी थे, प्रांजल यादव जी थे और मैं थे। तीनों लोग घर पे बैठे हुए थे। बीवी ने खाना निकाला, तब तक फोन आया कि यहाँ पर जो बैनर है, जो पोस्टर, उसको लगाने नहीं दिया जा रहा है। तो हमने पूछा क्या कि कौन नहीं लगाने दे रहा है? तो बताया, तो हमने बीवी को कहा कि भाई आप अभी खाना बाद में खाते, पहले उसको देख करके आते हैं। और जब हम वहाँ पहुँचे, सिंचाई विभाग के पास जब मैं पहुँचा तो पता चला कि पुलिस वालों ने हम तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया। और जब तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया और ले जा करके उन्होंने हमें कोतवाली नगर में निरुद्ध कर दिया, बंद कर दिया। और इस तरीके से बंद किया कि कानून को तार तार करते हुए उन्होंने मेरे किसी परिवार को ये बताने का कष्ट नहीं किया कि मिस्टर एडवोकेट अजय कुमार प्रभाकर हमारे कोतवाली में निरुद्ध है, जो पुलिस अध्यक्षा में है। तब मुझे इस बात समझ में आया कि क्रांति का पहले से ही होना चाहिए कि जो कहते हैं हम बेरोजगार हैं, यह सत्य भी है कि हम बेरोजगार हैं, लेकिन क्या बेरोजगारों ने कभी अपने महापुरुषों को आदर्श मानते हुए जो एक महत्वपूर्ण पद दिया आपको, अधिवक्ता, एक वैकेंसी आपको अधिवक्ता का भी दिया और दे करके गए, और अधिवक्ता होने के बाद कोई बेरोजगार नहीं, उसकी ताकत बताता हुआ। जब सुबह हुआ तो मैंने दरोगा को कहा कि दरोगा जी, आपको हैबियस कॉर्पस में मैं हाईकोर्ट ले चलूंगा और अपनी नौकरी नहीं बचा पाऊंगी, और बता देना कोतवाल को कि वो कोतवालगिरी अपनी भूल जाएगा, अन्यथा के दर्शक में मोबाइल दे दो और अपने परिवार से बता दो कि मैं कहाँ हूँ। उसने एक दरोगा को कहा कि साहब को आप फोन दीजिए, और फोन देने के बाद जब मुझे मिला तो मेरे परिवार को बताया कि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद मैंने उस दरोगा को कहा कि मुझे बताओ कि आपके थाने में एक दिन बैठना है कि एक महीने बैठना है कि एक साल बैठना है। ये डराने का मुझे प्रयास कतई ना करें कि मैं आपको जेल भेज दूंगा, फिर घर पर निकलूंगा। अपने 13-14 सालों के आंदोलन में मैंने बहुत कुछ झेले गोडा के सर्जरी में। साथियों, तब मैंने ठाना कि कम से कम गोडा की सर्जरी पर मैं ऐसे अधिवक्ता पैदा करूंगा, ऐसे क्रांतिकारी अधिवक्ता पैदा करूंगा और ऐसा लेग ऑफ लीडरशिप पैदा करूंगा कि गोडा में जो आज हमें प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया ना, इसको उनके हालत में डाल के परमिशन ले ली। और मैंने पैदा किया और नाम गिना सकता, मैंने लोगों को प्रोत्साहित किया। अजय प्रताप निषाद को हमने एलएलबी के कहा, उसने एलएलबी किया। रविंद्र अंबानी को कहा, उसने एलएलबी किया। हमने मदन पाल को कहा, उसने एलएलबी किया। हमने दीपक को कहा, उसने एलएलबी किया। हमारे कई कतार आए। कम से कम मेरे उस प्रोत्साहन, उस आंदोलन से अधिवक्ताओं की एक कड़ी बनते शुरू हो। लेकिन साथियों, कुछ बातें ऐसी आई, कुछ समस्याएं ऐसे पैदा हुई कि मुझे व्यक्तिगत कारणों से मैं वापस आया और मैं फिर समाज को समय नहीं दे पाया। तो मैं साथियों, अगर बेरोजगार है, वास्तव में बेरोजगार है, बेरोजगारी एक समस्या है, तो मैं गोंडा में जाओ, गोंडा कचहरी में जाओ और वहां अध्ययन करो। आपको मिलेगा कि वहां कम से कम 2,500 से 3,000 अधिवक्ता हैं। और पूरे अधिवक्ताओं में जब आप SC ST OBC की बात करोगे, माइनॉरिटी की बात करोगे, तो मुझे लगता है कि आपका सैकड़ों की संख्या नहीं है। 2,500 अधिवक्ताओं में आपकी सैकड़ों की संख्या नहीं है। अगर अधिवक्ताओं की संख्या के लिए तो आमंत्रण कैसे करोगे, आवाज कैसे ऐसे जैसा ऐसे दिखा था ना। आप तहसीलों में चले जाओ, आपके तहसीलों में आपके समाज के अधिवक्ता नहीं है। आप हाईकोर्ट में चले जाओ, आपके हाईकोर्ट में वकीलों की कमी है। और आप दोनों का जो सीधा खड़ी देखिए, है वो अधिवक्ता। ऐसा हूँ देखिए, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो उस देश में वो संविधान हाँ वो नीचे ना दे पाता। तो ऐसी दशा में अगर आप बेरोजगार हैं
और अपने आप को मानते हैं क्या बेरोजगार है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के पहले आप ला ग्रेजुएट बनिए, और ला ग्रेजुएट इस स्तर पे ना बनिए कि हमने केवल पढ़ाई की, हमने ला कर लिया। आपको ज्ञान होना चाहिए। ला अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए। और ये हमारे मित्र यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। साथियों, मेरी इनकम कुछ भी नहीं, मुझे सरकार वेतन नहीं देती, लेकिन डीएम साहब के सामने बैठ जाओ तो वो उसकी मजाक नहीं, मुझे इज्जत ना करे। मैं जिला जज के सामने बैठ जाऊं तो मजाक नहीं, उसकी इज्जत ना, तो हमारी इज्जत ना करें। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर हम दिल्ली के सरजमी पर, अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बैठ जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत लेके हमारी चलना। साथियों, हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए, हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ताकत होगी, काबिलियत होगी, तो निश्चित रूप से हमें इज्जत मिलेगी और हमारा आंदोलन सफल होगा। साथियों, जब मैं संगठन में काम करता था तो मेरा टारगेट होता था, मेरा एक टारगेट होता था कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक अपना काम करूंगा। मैं जब यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, जब मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक काम करता था तो शनिवार को तय हो जाता था मुझे किस ग्राम सभा मीटिंग करनी है। यह भी तय हो जाता था कि संडे को किस ग्राम सभा मीटिंग करना है, और फिर यह भी तय हो जाता था कि संडे शाम को किस ग्राम सभा मीटिंग करना था। और हफ्ते में हम 3 मीटिंग करते थे, और हफ्ते में 3 मीटिंग करके मैं आंदोलन चलाता था कोटा में। लेकिन साथियों, आज वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमसे दूर दूर तक हम ज्ञान नहीं रखते, जानकारी नहीं रखते, और व्यक्तिगत कारणों से हम अपने कार्यों में फंस गए हैं। और जब भी समय मिलेगा तो हम इस आंदोलन को मुकाम तक ले जाने का काम करेंगे, और इस आशा विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त भी करेंगे। क्या हम इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे, इस आशा विश्वास के साथ आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हम आपसे विदा चाहते हैं। हम क्योंकि एक एप्लीकेशन मैंने किया बेल का, तो मुझे बेल बांट देना है, समय न दे पाने के लिए खेद है। हम आपसे भी लोगों से क्षमा चाहते हैं। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अजय कुमार प्रभाकर साहब, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी बाहर है उनसे निवेदन है कि आप लोग अंदर आके बैठ जाएं ताकि कार्यक्रम बाधित ना होने पाए। आप लोग बार बार आते जाते रहते हैं, जिनको भी एक बार जाना है फ्रेश होने के लिए वो लोग एक बार जाए, पानी पीना है एक बार जाए, बार बार ना आते जाते रहें। साथियों, इसी कड़ी में मेरे बीच में माननीय शिवशंकर अम्बेडकर जी हैं, जिला अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा श्रावस्ती से। आपसे निवेदन है कि आए और 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखें। माननीय शिवशंकर अम्बेडकर जी। हेलो साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। साथियों, आज भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बेरोजगारों की संसद जिसका नाम है, तो हम लोगों ने प्रयास इस कार्यक्रम को काफ़ी सफल बनाने के लिए किया था। लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत बड़े घराने के लोग समझते हैं। यहाँ आने से उनकी इज्जत कम हो सकती है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि हमारी इज्जत समाज में कितनी बड़ी है, क्योंकि हम लोग झूठे शान और शौकत में अपने आप को पालते रहते हैं। ऐसे पालते रहने का मतलब यह है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को कहीं ना कहीं फावड़े से गोड़ रहे हैं, और बच्चों के भविष्य का मतलब है कि हमारी पीढ़ी का सर्वनाश। अगर यही काम हमारे महापुरुषों ने किया होता तो शायद हम इस मंच पे चढ़ने लायक ना हो। तो साथियों, हम लोग प्रयास करते हैं, और इस जो वर्तमान की सरकार है इसकी गलत नीतियों के तहत हमारे लोग जागरूक तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबे कुचले अपने आप को महसूस करते हैं। और दबा कुचला व्यक्ति जो अपने आप को मान चुका है वो कभी क्रांति नहीं कर सकता है। हमारे महापुरुषों ने कहा क्रांति करने के लिए अपने आप को जगाना पड़ता है, और जागता वही है जो अपने आप में स्वप्रेरण की भावना रखता है, यानी कि अपने आप से प्रेरित होने का विचार रखता है। अगर हम किसी को कहते रहते हैं कि हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए, और अगर 1% नहीं चाहेगा तो नहीं आएगा। तो साथियों, जितने भी लोग आए आपका तहे दिल से इस्तीफा।
आप लोग जाकर अपने समाज में बेरोजगारों की संसद की इस कमेटी को जाकर बताने का काम करेंगे और अपने समाज में चल चल कर हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे। साथियों, ऐसे ही बेरोजगारों की संसद लगती रहेगी जब तक ये सरकार अपने काम में तेल डाल कर रखेगी। सरकार का काम है कि जनता के बीच में जाकर और उसके सवालों का जवाब देना और उसकी जिम्मेदारियों को, सरकार की जिम्मेदारियों को निर्वाह करना। लेकिन वर्तमान की सरकार अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। सरकार का काम केवल राजनीतिक और धार्मिक मान कर रह गई है। हमारे बीच में ना आकर हमारे सवालों को जानना चाहती है और ना हमारे सवालों का निस्तारण करना चाहती है। साथियों, ज़्यादा न कहकर मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। साथियों, कहने का मतलब यह है कि समाज में चलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के जाने से धरती खाली हो जाएगी या समाज खाली पड़ जाएगा। एक तारा टूटने से या एक पिंड टूटने से आसमान खाली नहीं हुआ करता और एक महापुरुष के जाने के बाद जमाना खाली नहीं हुआ करता। साथियों, इसी के बाद मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। इसी कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखा। इसी कड़ी में हमारे बीच में माननीय RK RTN जी हैं, जिलाध्यक्ष PMP बस्ती से आए। सर, बेरोजगारी की जो आलम है, बेरोजगारों की संसद, इसमें हम लोगों का मार्गदर्शन करें। माननीय RK RTN जी। धन्यवाद आभार संचालक महोदय जी। मैं जैसा कि आपने कम समय में वादा, कम समय में ही मेरी बात को रखूंगा। भारतीय बेरोजगार मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा है। बहुत सारी बातें यदि हम लोग भारतीय बेरोजगार मोर्चा का परिचय लेते हैं तो बहुत सारी जानकारी हम लोगों को वैसे मिल जाती है कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा का आंदोलन क्या है, करना क्या चाह रहा है। और भारतीय बेरोजगार मोर्चा जो यहाँ आंदोलन चला रहा है, यह हम लोग के बीच से जो आज समस्याएं उत्पन्न हो रही, आज ये जो युवा है देश का, जिसके एक कागज का टुकड़ा, इस कागज के टुकड़ा के साथ वर्तमान की जो स्थिति है वो मिलती क्या है? मौत मिलती है। कागज के टुकड़ा के साथ साथ उसको मौत मिल रही है, इसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये NCRB की रिपोर्ट है कि हर घंटे में 38 युवा बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उसमें से ऐसे आप लोगों के बीच में भी तमाम ऐसे साथी बैठे होंगे जिनके दोस्त भी जान अपने गंवा चुके होंगे। उसमें मैं एक जीता जागता सबूत हूँ। एक मेरा इतना प्रिय दोस्त था कि जो तीसरिया दूसरिया एक दिन ये बात नहीं होती थी हमारी, तो खुद ही मिलने के लिए चला आता था। लगातार हम लोग संपर्क में रहते थे। एक भर्ती आई हुई थी, शायद आप लोग जान रहे होंगे। भर्ती आई और हाथ में जो उसका मिलता है नौकरी का कागज भी मिल गया कि जाकर के नियुक्ति पत्र आपको नौकरी ज्वाइन करनी है। और सुबह होती शाम होती है, उसको पता चलता है कि ये भर्ती तो कैंसिल हो गई, ये भर्ती तो कैंसिल हो गई। और जब भर्ती कैंसिल होती है तो इतना बड़ा सदमा लगता है। आप लोग जब पैसेंजर से गए होंगे, जाते होंगे, तो रास्ते में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है ब्रिज के अंदर, सुबह उसकी लाश पड़ी मिलती है। गरीबी का 10 रुपया आप लेकर के चले जाएंगे, यदि आपके जेब में 10 रुपया होगा तो लेकर के चले आएंगे। वही बूढ़ा बाप जो घर की जमीनें थी सारी गिरवी रख करके पढ़ाने का एक उसका सपना था कि एक दिन हमारा बेटा जब बाहर घर को भेजे है, बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहा है, जब वो आएगा कि जो घर की मुखबिसी है, जो हमारी जमीन गिरवी रखी हुई है, जो हमारा मकान गिरवी रखा हुआ है, जो मैंने पुलिस के लिए जेवर बचा करके रखे हुए थे, वो गिरवी रख दिया है। जिस दिन हमारा लड़का आएगा, अच्छी नौकरी लेकर के आएगा, जो हमारी मुखबिसी है, जो हमारी बदनसीबी है, एक दिन दूर हो जाएगी। उसको उस बूढ़े बाप को क्या पता होता है कि हमारे लड़के की लाश, जिसके लिए अपना एक रोटी हमने कम खाया, एक कपड़ा हमने कम पहना और सारी सुख और दुख उसके पीछे कुर्बान किया, उसकी लाश अगले दिन जाकर के मिलेगी। ये चीजें हमारे लोगों को मिल रही है। आज की जो समस्या बनी हुई है, यदि आप पागल जैसा काम करते हैं, गाजा भम ढोलना नाचने का काम करते हैं, तो आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। यदि
जमाने को लेकर के सीने पर गोलियां खाता था, आज इस देश की जो नाजायज लीगल की बनी हुई सरकारें हैं ईद पर लाठियां बरसाने का काम कर रही हैं। इस तरीके से युवा को चक्की घिस रहा है। ये हमारे देश की समस्या है। हमारे लोग को जान उनकी आंखें से आगे निकल जाती है जब एक युवा बेरोजगार अपने बूढ़े बाप से फीस का पैसा मांगता है कि बाबा मुझको कल फीस जमा करनी है। जो बाप डंडा लेकर के चल रहा होता है वो जब अपने इधर उधर तोड़ करके पैसा लेता है तो हमारा युवा बेरोजगार वही मर जाता है। लेकिन साथियों, ये जो समस्या निर्माण की जा रही है, ये समस्या हमारे लोगों को लगता है कि जानबूझ करके निर्माण की जा रही है, लेकिन ये जो समस्या निर्माण की जा रही है ये इंडियन विदेशियों के द्वारा जानबूझ के निर्माण की जा रही है। क्यों निर्माण की जा रही है? ये मैंने पहले शब्दों में बताया आप लोगों को कि किसी देश का जो भार होता है वो युवाओं के कंधे पर होता है। यदि इनका कंधा तोड़ दिया जाएगा, इनकी कमर तोड़ दी जाएगी तो इनको घोड़ा बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो साथियों, मुझे 5 ही मिनट का समय मिला था, बातें तो बहुत सारी थी। मैं आप लोग से यही निवेदन करूंगा कि जो भी साथी बैठे हुए हैं, भारतीय बेरोजगार मोर्चा आपका संगठन है। आज देश में कई बेरोजगार के नाम पर संगठन चलने वाले हैं, लेकिन आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि घर बेचने वाले वो गरीब घर के नहीं है। वही लोग अगर 1-2 बीघा बेच के केवल पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके कोई फर्क आने वाला नहीं है। जो समस्या दे रहे हैं वो कभी आपके समस्या का समाधान करने वाले नहीं है। वो आंदोलन चलाने वाले वही लोग हैं। तो इसको आपको अपने इस भारतीय बेरोजगार मोर्चा को समझना होगा और इसको गाँव वाली यह देशव्यापी संगठन है, इससे आप लोगों को जुड़ना होगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारा कोई भाई शहीद ना हो और फिर से भेटना चाहे, इसी आशा अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आरके अभ्यर्थी। साथियों, इस बेरोजगारों की संसद में अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है माननीय अक्षय कुमार यादव जी, युवा छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं। आप आए और इस बेरोजगारों की संसद में अपनी बात रखें। माननीय अक्षय यादव जी। धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर उपस्थित आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी, आदरणीय दिलीप सर जी एवं सम्मानित मंच और इस प्रांगण में उपस्थित मेरी बहनें, बड़े भाइयों, आप सभी को गोंडा की इस धरती से क्रांतिकारी जय भीम पेश करते हुए क्रांतिकारी इस्तेमाल करता। साथियों, आज भारत में बेरोजगारी जैसा मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही व्यापक मुद्दा है। इस पर चर्चा की जाए तो काफी समय गुजर जाएगा, लेकिन समय के अभाव में मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखना चाहूंगा, क्योंकि हमसे अभी वरिष्ठ वक्तागण बैठे हैं और जो सवाल किए गए हैं उसका विस्तार पूर्वक जवाब देंगे। साथियों, सबसे पहले भारतीय बेरोजगारी मोर्चा द्वारा आयोजित बेरोजगारों की संसद का आयोजन किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। क्रांतिकारी मिशनरी साथी आजाद भारती जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संघर्ष किया। साथियों, बेरोजगारों को जो इससे पूर्व में तो चाहे कांग्रेस सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वर्तमान में जो त्रुटिपूर्ण दोषपूर्ण नीतियां रही, उसी का परिणाम है कि आज भारत बेरोजगारी में सबसे आगे है। इसके कई कारण हो सकते हैं।
अभी भाई इंद्रजीत गौतम को मैं सुन रहा था, उन्होंने विस्तार से अपनी बात रख रहे थे। कई बिंदुओं पर इन्होंने बात रखा। भाई अजय जी से हमने सुना कि उन्होंने सवाल किया कि जिस तरीके से शिक्षा का लगातार व्यवसायीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। भाई इंद्रजीत गौतम जी ने मंडल कमीशन की बात की। साथियों, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, चाहे पाठ्यक्रम में जिस तरीके से दोषपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा हो, जिस तरीके से वर्तमान की सरकारें, जो गांव गरीब किसान का बच्चा है, सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, किसान का लड़का है, उसको शिक्षा से वंचित कर देने से जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण करके, विश्वविद्यालयों का निजीकरण करके उनमें से रेगुलर की सीटें घटा कर सिर्फ फाइनेंस की सीटों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में था और मेरी बीएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हुई। भाई आजाद भारती जी का फोन गया, हमने कहा मेरी परीक्षाएं समाप्त हो गई है। उसी के दौरान हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीते दिनों बलिया में हेमंत यादव नाम के छात्र नेता की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। उसी के संबंध में हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में एक शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम रखा। और आज गोंडा जब मैं पहुंचा, तब तक लखनऊ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की पुलिस ने 107, 116 जैसे मुकदमे को दर्ज करके और हमें फांसी कर दिया गया और 27 तारीख को डेट दे दी गई। जिस तरीके से हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में देखा है कि अगर बैकवर्ड क्लास को समाज कल्याण विभाग में यह नोटिस लगा दिया गया है कि 65.20% जी का प्राप्तांक गत वर्ष में प्राप्तांक है, प्राप्त अंकों का प्रतिशत है, उनको स्कॉलरशिप दी गई है, या उससे उनका जिनका 65.20% से कम नंबर है गत वर्ष में, पिछले वर्ष में, उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के छात्रों का बिना किसी कारण के स्कॉलरशिप उनका रिजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको शिक्षा से वंचित कर देने की एक साजिश है। अभी बहन को मैं सुन रहा था कि शिक्षा सरकारें रोजगार नहीं उपलब्ध करा रही है, शिक्षा को वर्जित क्या करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है, शिक्षा वह शैली का दूध है कि जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। और इसी की देन है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी के संघर्षों की देन है कि आज एक गरीब किसान का लड़का गोंडा की धरती, सामंतवाद की धरती से चलकर लखनऊ विश्वविद्यालय में जाकर और अब शिक्षा अर्जित कर रहा है और अपना सर्वांगीण विकास कर रहा है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों की देन है और भारतीय संविधान की देन है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि गुलाम को यह एहसास हो जाए कि वह गुलाम है तो गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। और उन्होंने कहा है, सामाजिक दासता से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने 3 दवाएं बताई है। खुद की रक्षा खुद करना, स्वयं की उन्नति स्वयं करना और स्वयं का इज्जत स्वयं करना। हमको हक और अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, मैं सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए, मैं भारतीय बेरोजगार मुद्दा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा आयोजित इस बेरोजगार की संसद में आप सभी शामिल हो रहे हैं, सभी को साधुवाद देते हुए, आदरणीय शिव कुमार विश्वकर्मा जी बैठे हैं, आदरणीय दिलीप सर बैठे हैं। इस जो बेरोजगारों के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर विस्तार पूर्वक अपना बात रखेंगे। इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि शिक्षा करने का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, हम लोग जब समान रूप से अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे तभी समाज का विकास हो सकता है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। बेरोजगारी जो जैसा मुद्दा, इसकी नींव क्या है, इसका आधार क्या है, इस पर जाएंगे तो कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि कृषि का भी इसका आधार हो सकता है। 70% से लोग अधिक कृषि पर आधारित हैं। साथियों, जिस तरीके से गांव में असमानता है, सामाजिक विषमता है, जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता निम्न है और जिस तरीके से शिक्षा उनको अर्जित
करने से रोका जा रहा है। यही आप गोंडा के डिस्ट्रिक्टों में देख लीजिए, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय है, उस तरीके से सामंतवादी और मानसिकता, मनुवादी मानसिकता के लोग प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक वहां पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनको अगर परेशान किया जा रहा है, अगर वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं तो इसलिए परेशान किया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर गरीब का बच्चा, वंचित का बच्चा, किसान का बच्चा, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समाज का बच्चा पढ़ने और शिक्षा अर्जित करने जाता है। और इन लोगों की जो मेंटालिटी है, मानसिकता है, दूषित मानसिकता है, सड़ी गड़ी मानसिकता है, उस मानसिकता के खिलाफ सवाल न करना सीख जाए, हम शिक्षा अर्जित करके हम अपने अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान के लिए संघर्ष करना न सीख जाए। इसके लिए रोकने के लिए वर्तमान की सरकार हो, इसके पूर्व में सरकार हो, जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण करके, सारे सरकारी संस्थाओं का व्यवसायीकरण करके, जिस तरीके से जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको संविधान में हक और अधिकार और प्रतिनिधित्व दिया था, उसको समाप्त कर देना चाहती है। अभी अजय भाई बात कर रहे थे, कह रहे थे जो निजीकरण किया जा रहा है, निजी क्षेत्रों में भी सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की मांग होनी चाहिए। इंद्रजीत भाई कह रहे थे मंडल कमीशन की जिस तरीके से क्रीमिलियर की इन्होंने मुद्दा उठाया, आज देश में जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा है, जातीय जनगणना की मांग होनी चाहिए। जिस तरीके से पिछड़े दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर देने के साजिश के तहत ये सरकार उनको स्कॉलरशिप से वंचित कर रही है। विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से रेगुलर की सीटें घटाकर उसका निजीकरण करके सेल्फ फाइनेंस की सीटें बढ़ा रही है, जिस तरीके से सारी शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी हम लोगों को एक आवाज उठाने की जरूरत है। और आज जिस तरीके से बेरोजगारी अपनी व्यापकता पे पहुंच जा रहा है, आप चले जाइए बैंकों में, अगर आप बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए ऋण की मांग करेंगे, आपको नहीं दिया जाएगा। आपका हिस्सा कौन खा रहा है? जिस तरीके से सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, आदिवासियों को, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके वहां पर पिछड़े दलितों, आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए और एकजुट होकर एक मंच पर आकर इसका विरोध करना चाहिए और अपने हक और अधिकार के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का यही अंतिम संदेश था और उनको यही असली श्रद्धांजलि होगी। साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि हमने पिछले 7 वर्षों से लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं अध्ययनरत हूँ, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में और आंदोलनों में, चाहे तेरा कोई रोस्टर हो या SC/ST एक्ट को खत्म करना हो या लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम गरीब, वंचित और किसान के छात्रों को जिस तरीके से शिक्षा से वंचित कर देने की साजिश के तहत उनके साथ अन्याय किया जाता है। प्रोफेसरों द्वारा इंटरनल असेसमेंट में जाति देखकर नंबर दिया जाता है, 30 में 13 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर देने का कार्य किया जाता है और उनकी जाति देखकर काफी चेक की जाती है। और आप कहते हैं आरक्षण जाति आधार पर नहीं होना चाहिए। आप जाति देखकर काफी अच्छा करने का काम करते हैं, जाति देखकर आप काम का विभाजन करना चाहते हैं। जिस काम को सामाजिक रूप से है समझा जाता है, उस काम को आप जाति देखकर देना चाहते हैं और आप कहते हैं आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। हालांकि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण, जिसका सदियों से साथ ये भेदभाव हुआ है, शोषण किया गया है, उनको आरक्षण दिया गया है संविधान में। इसलिए नौजवान साथियों, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय जन, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में भी यही छात्रों से निवेदन करता रहता हूँ कि एक टाइम भूखे रह लेना और अपने पढ़ाई के खर्चे से, अपने दैनिक दिनचर्या के खर्चे से कुछ पैसे बचा लेना, लेकिन 4 पुस्तकें जरूर खरीद कर पढ़ना, इसका मैं आह्वान करना चाहता हूँ। एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट और जाति पाति का विनाश और भारत का संविधान, ये 4 पुस्तकें आप लोग खरीद लीजिएगा और आप लोग अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, अपना विकास करिएगा। और इस मंच के माध्यम से मैं ज्यादा
क्योंकि समय का अभाव है। पुनः मैं यहाँ पर उपस्थित सभी को क्रांतिकारी जय भीम पेश करते हुए अपनी वाणी को समाप्त विराम देता हूँ। धन्यवाद माननीय अक्षय कुमार यादव जी। आपने बेरोजगारी के मुद्दों को ध्यान में रख करके बहुत सारी बातें आपने बताई। साथियों, इस बेरोजगारों की संसद में अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय जयप्रकाश राव जी। आपसे निवेदन है कि कम समय में इस बेरोजगारों की संसद में अपनी बात रखें। माननीय जयप्रकाश राव जी। धन्यवाद संचालक महोदय सर, मंच को सुशोभित कर रहे दिनेश वक्ता सर और मीटिंग हॉल में बैठे हुए सभी सहयोगी साथी कार्यकर्ता, मैं सभी का क्रांतिकारी जय निवासी करता हूँ। साथियों, मन की नहीं रोजगार की बात करेंगे। आज देखा जाए युवाओं पर बहुत बड़ा सवाल है, बेरोजगारों पर बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है जैसी जिसकी योग्यता वैसी उसकी सर्विस या रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट हम लोगों को नहीं दे रही है। जब रोजगार मिलेगा, सर्विस मिलेगी तो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे और इस देश के विकास में अपना योगदान कर सकेंगे। साथियों, सरकारें बहुत आती हैं और आते समय बहुत बड़ा वादा करती हैं, लेकिन जीतने के बाद में अपना वादा भूल जाते हैं। साथियों, बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार में घोषणा पत्र में लिखा गया कि 25 करोड़ रोजगार हम पैदा करेंगे और उसमें से 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। लेकिन साथियों, उन्होंने डेट नहीं बताया, आज तक डेट नहीं बताया। 2014 से चलता चला आ रहा है। तो साथियों, अगर जद्दोजहद से कुछ हो सकता है तो हो सकता है, आंदोलन से कुछ मिल सकता है तो मिल सकता है, क्योंकि बावन मेहसान साहब ने जद्दोजहद किया 44-45 साल और 3.5 लाख लोग नागपुर में लेकर पहुंच गए। उन मनवादियों को पीछे हटना पड़ा। साथियों, उसमें से मैं भी शामिल था। तो इस तरीके से जद्दोजहद किया जा सकता है बिना जद्दोजहद किए, जो कि गांधी और नेहरू ने जद्दोजहद किया था। 1942 में भारत की आबादी 28 करोड़ थी और जद्दोजहद जब किया तो अंग्रेज जो ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी उनको नॉमिनेट किया बिना इलेक्शन के, वो गवर्नमेंट में आए। तो बिना जद्दोजहद किए कुछ हो नहीं सकता है, हमको जद्दोजहद करना होगा। साथियों, प्रेम कुमार के डाम साहब कह रहे थे कि भारत में देखा जाए तो बहुत बड़ी बेरोजगारी की खाई है और नेतृत्व की खाई है, तो इसको कौन पूरा कर सकता है? इसको हमारे सभी साथी पूरा कर सकते हैं। समय का अभाव है, मैं ज़्यादा न बोलते हुए क्योंकि पर्ची आ गई है और मैं अपनी बात यही विराम करता हूँ। जय निवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जयप्रकाश राव जी। साथियों, अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं आयु सविता भौत जी। आप सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता गोंडा से हैं। आपसे निवेदन है कि आज इस बेरोजगारों की संसद में अपनी बात रखें। सारे मंच पे बैठे हुए सारे भाइयों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया हो, लहरों की तरह लहराना सीखो, लहराना सीखो। नमस्कार बेरोजगार साथी।
सुता बहुत जी। साथियों, अगले वक्ता के रूप में हमारे भी उपस्थित हैं माननीय हृदय गौतम जी। आपसे निवेदन है कि आज इस बेरोजगारों की संसद में अपनी बात रखें। संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय बेरोजगार मोर्चा के तत्वाधान में बेरोजगारों की संसद में आप सभी को उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में हमारे मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए ज़्यादा समय औपचारिक में ना लेते हुए मुख्य मुद्दों पर 2-3 बातें आप लोगों के सामने मैं मुख्य रखना चाहता हूँ। पहले तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग जो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारों की जो समस्या है, तो क्या इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए। इस देश में बेरोजगार है, क्या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के लोग बेरोजगार हैं या सवर्ण के लोग भी बेरोजगार हैं। ऐसा कोई संगठन है जो बेरोजगारों का या रोजगार के लिए सवर्णों के लिए आंदोलन कर रहा हो, सवर्णों का कोई संगठन आंदोलन कर रहा हो, तो ऐसा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कि कोई आंदोलन उन लोगों का हो रहा हो। जो भी आंदोलन बेरोजगारी को लेकर के हो रहा है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन ही कर रहे हैं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि जो बेरोजगारी की दर है, जो बेरोजगार लोग हैं, इस देश के जो हजारों साल से दबाए गए लोग हैं, वही लोग बेरोजगार हैं। ये सबसे बड़ी समस्या जो सामने आती है। इसलिए ये लड़ाई उन्हीं लोगों को लड़नी होगी, खासकर जो युवा है इस समाज का, उसको ही लड़ना होगा। लड़ने के लिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा आप लोगों के सामने संगठन, राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा किया गया है बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो आप लोगों को अपना खून गर्म करना होगा और ये याद करना होगा कि हमारे अंदर जो खून दौड़ रहा है ये हमारे महापुरुषों का खून है और अपने हक और अधिकार के लिए आपको आगे आना होगा, लड़ना होगा। लड़ने के लिए, क्योंकि बाबा साहब उस समय कहा करते थे कि अधिकार आपको मांगने से नहीं मिलने वाला है, अधिकार के लिए आपको छीनना पड़ेगा। तो क्या छीनने के लिए हम लोगों ने ताकत निर्माण किया? हमको रोजगार छीनना पड़ेगा। दुश्मनों के जो तंत्र है, वो जो उनकी ब्राह्मणी व्यवस्था है, वो लोग इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो 85% के लोग हैं, तो ये सारी बेरोजगारी की व्यवस्था आप खत्म कर सकते हो। बार बार पर्ची आ रही समय का और मंडल कमीशन में 27% हमारे ओबीसी भाइयों की डिमांड की जाती है। उसके बावजूद जो मनमानी सत्ता है वो हमारे 27% ओबीसी भाइयों के लिए आज तक रिकवरी करने का काम नहीं किया। इसके लिए उनकी षड्यंत्रपूर्ण जो नीतियां हैं जो है उसके उत्तरदायी साथियों, हमारे ओबीसी समाज के लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार है। पढ़ लिख लेते हैं हम, उसके बाद में हमारे लोग लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। मामला यहाँ पर यह है कि लड़ाई सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही लड़ते हैं। जब हमारे लोग जो है नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी संख्या हमारे लोगों की ज्यादा है, उसके बाद में भी हम लोग उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। जब वो जागरूक होंगे तो अपने बच्चों के अधिकारों के लिए शुरू करेंगे और तब जाकर के जो विषमता पूर्ण तरीके से जो रोजगार प्रदान किया गया है, अभी सर्वे में आया है कि 57% जो है रोजगार सरकारी आंकड़े, सरकारी नौकरियों में उनको जो है जो स्थान दिया गया है मात्र 15% के लोगों को, बाकी जो है 85% लोगों को बाकी में। अब सोचिए कितना जो है क्षमता फैला दिया गया है। इसके लिए संगठनित रूप से हमको कार्य करना होगा और एक बुलंद आवाज में हर जगह पर जो है इसके लिए संगठन करना होगा, चिंतन मनन करना होगा और सरकारी नौकरियों के साथ साथ हम लोगों को अपने निजी व्यवसाय की ओर भी आगे बढ़ना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो है हमें किसी का
गुलाम जो है दास बनने के लिए बनने से बेहतर है कि स्वयं रोजगार पैदा करें और जो है व्यवसाय में उतरें और एक अच्छे स्तर पर आर्थिक उन्नति करें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रवि प्रकाश भगत जी। साथियों, आज अगले वक्ता के रूप में बेरोजगारों की संसद में उपस्थित है माननीय शिव कुमार विश्वकर्मा जी। आप संस्थापक हैं समय परिवर्तन संघ गोंडा से। आपसे निवेदन है कि इस बेरोजगारों की संसद में अपनी बात रखें। माननीय शिव कुमार विश्वकर्मा जी। हेलो, सबसे पहले बहुजन समाज के जब हेलो 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 बेरोजगारों की संसद में मंचासीन हमारे समाज अतिथि हैं। मित्रों, समय अभाव है इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं कहना चाहूँगा, हमें अपने महापुरुषों पे ध्यान देना है, महापुरुषों की विचारधारा को ध्यान देना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसी क्रम में जब बाबा साहब ने हमको ये नारा दिया, हमारा बहुजन समाज जो अपने खेत खलिहान मजदूरी से समय निकालकर अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो मनवादी लोग हमारे समाज के लोग पढ़ ना सके, इसलिए यूनिवर्सिटियों की इतनी फीस बढ़ा दिए हैं। 400 गुना फीस यूनिवर्सिटी की बढ़ा दिए हैं। हमारे समाज के लोग रोजगार की जब बात करते हैं, रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, और जब हमारे लोग कांवड़ यात्रा करते हैं तो उन पर फूलों की वर्षा की जाती है। इनके तो दोहरी नीति को जानने की जरूरत है। मित्रों, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, समान शिक्षा की होनी चाहिए। वो पूरे भारत के कोने कोने में सभी राज्यों में एक शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो बाजार का लड़का हो, चाहे रंग का लड़का हो, सभी लोगों को एक ही शिक्षा मिलनी चाहिए। माननीय काशीनाथ साहब ने कहा था, दुनिया का मास्टर चाबी राजनीति की चाबी मास्टर चाबी है, जिससे सारे ताले खुलते हैं। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर आप अपना अधिकार चाहते हो, सम्मान चाहते हो, स्वाभिमान चाहते हो कि हमको बराबरी का हक अधिकार मिले, जैसे मानव साहब चाहते थे कि जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, तो न्याय चाहते हो तो शासक बनो। क्योंकि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो वो कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम कभी क्रांति नहीं करेगी वो कभी शासक नहीं बन सकती। और जो शासक नहीं होती, जो कौम शोषक शासक नहीं होती, उसकी बहन बेटियां कभी सुरक्षित नहीं होती और उन्हें कभी न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए एक समाज के लोगों एकजुट हो जाओ और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करो, और किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी संख्या अच्छी है, हमें अपने स्वरोजगार की जरूरत है। अंधेरे को कोसो मत, अंधेरे को कोसो मत, अंधेरे मन से दूर हो जाओ, अंधकार अंधेरा पास न बढ़ते, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ, अर्थ दीपो हो। जय भीम, जय बहुजन समाज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिव कुमार विश्वकर्मा सर। आपने बेरोजगारों की संसद की बात रखी। साथियों, एक जरूरी सूचना ये है कि माननीय दिलीप कुमार बाबू जी उधर बैठे हुए हैं, वहां पर अभी जो लोग आए हैं और कोई भी साथी जाएगा नहीं, बहुत रियल केस है। अगर उनको जाना है तो वहाँ संस्था अभियान का पर्ची है, उसको हम लोग जरूर कटवाएंगे। संस्था अभियान की पर्ची कटवाने के बाद वहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों का जब उनको सहायक राशि के लिए कहा गया तो लोगों ने कहा कि सहायक राशि दिया जाएगा, कार्यक्रम में आएंगे। तो जो भी साथी आए हैं और जो लोग नहीं गए थे, उनसे भी मेरा निवेदन है
मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का है। इस कार्यक्रम का अगुवाई कर रहे हैं, तो साथियों आप लोग शायद जरूर करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ज्यादा करें या कम करें, जितना आपकी यथा संभव है उतना आप लोग जरूर शायद करेंगे। उधर बैठे हुए हैं दिलीप राठौर जी, उधर पीछे लगा है काउंटर। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। अगले वक्ता के रूप में इस बेरोजगारों की संसद में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय दिलीप कुमार गौतम जी। आप राज्य संयोजक भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश नई दिल्ली से हैं। आपसे निवेदन है कि आज इस बेरोजगारों की संसद में बेरोजगारों के मुद्दों पर अपनी बात रखें। माननीय दिलीप कुमार गौतम जी। आज जो बेरोजगारों का संसद लगा हुआ है, एक बेरोजगारों का संसद इस देश के सभी बेरोजगारों ने मिलकर अपनी समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा बनाया हुआ है। और उस भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में बेरोजगारों का संसद किया जा रहा है। और ये बेरोजगारों का जो संसद चल रहा है, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। महाराष्ट्र से के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान होने के बाद से आपके उत्तर प्रदेश में चल रहा है और ये 6वां दिन का गोड्डा में संपन्न हो रहा है। तो साथियों, एक बेरोजगारी का संसद हम क्यों कर रहे हैं? यानी संसद विद्यार्थियों की क्या होती है, बेरोजगारों की क्या संसद होती है? नहीं होती। फिर भी हम लोगों ने, भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने एक बेरोजगारों का संसद बुलाया हुआ है, क्योंकि जो संसद में बैठे हुए लोग, उन लोगों को जो कि वो हमारे प्रतिनिधि करने के लिए उधर जाते हैं, हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए उधर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी जो समस्या, हमारी जो बात है, हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेजने का काम करते हैं। लेकिन वो जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग बैठे हुए संसद में, वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं उठा रहे हैं, बेरोजगारी की बातें नहीं उठा रहे हैं, बेरोजगार की समस्या नहीं उठा रहे हैं। अगर संसद से हमारी आवाज नहीं पहुंचती है, तो हम लोगों ने फैसला लिया अभी हम सभी बेरोजगार मिलकर के संसद करने का काम, सभी बेरोजगार, यानी जो बात को सुनने को तैयार नहीं और जो बात बोलने को तैयार नहीं है, अभी उसको सुनने पर मजबूर भी करेंगे। इतना बड़ा विशाल हम लोगों ने इसका प्रयोजन बनाकर रखा हुआ। यानी सिर्फ आज जो कार्यक्रम आपके यहाँ संपन्न हो रहा है, हम लोग यही बस रुकने वाले नहीं है, इसका नेक्स्ट हम लोग चरण भी करने वाले हैं और सरकार को मजबूर करने वाले हैं। अगर इस देश में रोजगार नहीं तो सरकार भी नहीं होगी, अगर इस देश में रोजगार नहीं है तो सरकार भी नहीं होगी। सरकार गिराने की क्षमता निर्माण हम अपनी बेरोजगारी के युवाओं कर रहे हैं। सरकार एक समस्या हमारी, एक बेरोजगारी समस्या हमारी, तो जिसको हम प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में हम संसद में विधायिका में भेजने का काम करते हैं, अगर वो आवाज नहीं उठाता है, उसको उस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं, नलायक है। लायक नहीं है मतलब नलायक है। उन नलायकों को अवकाश दिखाने के लिए बेरोजगारों का संसद बुलाया गया, उनका अवकाश दिखाने। इस देश में साथियों एक बेरोजगारी का संसद, क्योंकि हमारे समाज के जो लोग, एक बेरोजगारी की कोई समस्या है मालूम ही नहीं लोगों को, हमारे लोगों को इसकी जो गंभीरता है, एक गंभीरता हमारे बेरोजगारों को, हमारे युवाओं को, हमारे विद्यार्थियों को एहसास नहीं हो रहा है। एहसास उनको कराना चाहते हैं। ये जो भारतीय संविधान बना हुआ, भारतीय संविधान के जो हमको अधिकार मिलेंगे, उस अधिकार के बदौलत हम लोग हैं, अधिकार खत्म किए जा रहे हैं।
सारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। ये समस्या हमारे निर्माण करी जा रही है, हमको एहसास नहीं। हम एहसास कराना चाहते हैं आप सभी लोगों को, आप सभी बेरोजगारों को, सभी विद्यार्थियों को एहसास कराना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में हमको अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, उस अधिकार के स्वरूप हमको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, ये भी आपको जानने की बहुत बड़ी जरूरत है। एहसास हम अपने विद्यार्थी युवाओं को कराने आए हैं। रोजगारी का संसद इतना बड़ा मामला साथियों, कोरोना महामारी हमारे देश में थी, लेकिन उससे बड़े वर्तमान में अगर देखी जाए महामारी है तो बेरोजगारी की महामारी है, कोरोना की महामारी। इस देश में साथियों जो बेरोजगारी की शुरुआत होती है, हम लोगों ने इस बेरोजगारी के संसद में विषय भी बनाया हुआ कि वर्तमान की जो सरकार है, वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पैदा कब से शुरू होना? इस देश में साथियों जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने 31 मई 1991 को एलपीजी कानून लागू करती है, और एलपीजी कानून जब लागू करती है तो बीजेपी के लोगों ने समर्थन दिया और एलपीजी को लागू करवा दिया। एलपीजी लाया किसने? कांग्रेस ने। समर्थन दिया बीजेपी ने। इन दोनों ने मिलकर के एलपीजी कानून लागू किया और हमारे समाज के लोगों का सत्यानाश करना शुरू कर दिया। एलपीजी की वजह से हमारे समाज के लोगों का सत्यानाश कर दिया। एलपीजी का मतलब क्या है? एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एक शब्द उसमें से निजीकरण जो है आपके आसपास वातावरण में घूमता रहता है। जो निजीकरण हो रहा है, हमारी जो नौकरियां खत्म हो रही, हमारे जो रोजगार समाप्त हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा साथियों निजीकरण की वजह से हो रहा है। ये निजीकरण ही इसका मुख्य कारण है। जब 1991 में निजीकरण लागू होता, निजीकरण लागू होने से हमारे शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया। जिस विद्यालय में पढ़ करके हमारे समाज के बच्चे आईएएस विशेष अधिकारी हुआ करते से निजीकरण होने की वजह से स्थिति आपकी खराब होती जा रही है। आज स्कूल बेचने में स्कूल बेचा जा रहा है। इस देश में साथियों प्लानिंग कमीशन संविधान ने हमको दिया हुआ था, संविधान निर्माताओं ने प्लानिंग कमीशन बना करके दिया हुआ था। प्लानिंग कमीशन का काम था, प्लानिंग कमीशन कहता कि इस देश में हो सभी जो संवैधानिक संस्था में बैठे हुए लोग हर 5 साल पे यहाँ पे कैसे एम्प्लॉय सृजित करना है, रोजगार कैसे सृजित करने हैं, लोगों को रोजगार किस तरीके से देना है, उनके समस्याओं का समाधान किस तरीके से करना है, ये प्लानिंग कमीशन किया करता था। बीजेपी की जब सरकार बनती है तो 2024 में प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर देता है और पॉलिसी आयोग लाया जाता है। प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया, यानी जो प्लानिंग करने वाली संस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया था, वो प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया और पॉलिसी नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग का हेड क्या बोलता है? जो चीजें जो लागू करी जाती, चाहे एलपीजी लागू हुई या पॉलिसी नीति आयोग लागू हुई, इसके पहले एक सोची समझी साजिश करी जाती है कि ये जो कानून हम लोग लागू कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम पहले निर्णय किया जाता है, कानून बाद में लागू किया जाता है। निजीकरण की वजह से, एलपीजी की वजह से, क्योंकि जो आंकड़े दे रहे थे वो बहुत सारे निजीकरण होने की वजह से उस तरीके से प्लानिंग में जिस प्रकार से रिपोर्ट देने थे नहीं मिल रहे थे। बीजेपी सरकार ने षड्यंत्र किया और पॉलिसी नीति आयोग लाया और नीति आयोग अध्यक्ष कहता है, नीति आयोग का जो हेड है वो बोलता है सरकार का काम रेलवे चलाना नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष बोलता है, आयोग का हेड बोलता है कि सरकार का काम रेलवे चलाना नहीं है, सरकार का काम बस चलाना नहीं है, सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है, सरकार का काम हॉस्पिटल चलाना नहीं है, कुछ चलाना नहीं है। जो बीजेपी सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो हमारे समाज के युवाओं को बोलते हैं कि आपको पकौड़े तलने हैं। बोला उन लोगों को कि आपको पकौड़े तलने हैं। कोई बोलता है आपको वेंचर बनाने चाहिए, वो भी रोजगार। आपको पकौड़े तलने हैं, आपको वेंचर बनाने हैं। उन सरकार में बैठे हुए लोगों से जो लोग ये बोलते हैं कि हमको रेलवे नहीं चलाना चाहिए, सरकार को रेलवे चलाना नहीं है, उनको बस चलाना नहीं है, सरकारी उद्योग चलाना नहीं है, युवाओं को
करते हैं। अगर तुमको रेलवे चलाना नहीं है तो फिर तुम काहे बैठोगे? फिर तुम्हारा वहां कौन सा काम है? फिर वो कुर्सी तुमको छोड़ देनी चाहिए अगर तुम्हारा काम रेलवे चलाना नहीं है। साथी, प्लानिंग कमीशन समाप्त किया, नीति आयोग लाया और हमारा सत्यानाश करना साथी शुरू कर दिया। इस देश के भारतीय संविधान ने इस देश के पार्लियामेंट को, इस देश के असेंबली को इतना पावर दिया है, इतना पावर दिया है, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। भारतीय संविधान में इतनी पावर दी गई है साथी। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को इतना पावर है, राष्ट्रपति को इतना पावर है, मुख्यमंत्री को इतना पावर है, मंत्री को इतना पावर है। और भारतीय संविधान के निर्माताओं कहते हैं मैंने तुमको इतना पावर दे दिया है कि किसी देश के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन और बीजेपी और कांग्रेस की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने साथों देश को झुकाने का काम कर दिया, देश को झुकाने का काम कर दिया। इस देश में सरकारी कंपनियों को समाप्त किया जा रहा है। इस देश को आजाद करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था। इस देश को आजाद करने के लिए कितना कुर्बानियां दी गई, कितने आंदोलन चलाए गए साथियों, आप सभी पढ़े होंगे। एक कंपनी को भगाने के लिए 27,000 कंपनियां इस देश में बुलाई जा रही है। किधर होने आजाद होगा? गुलामी की बेड़ियां साथियों लगातार आपको पैरों में जकड़ी जा रही है। 27,000 कंपनियां इस देश में आ रही है, सरकारी सेक्टर बेची जा रही है। जितने हमारे रोजगार सृजित है, संविधान में हमको प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया हुआ, संविधान को प्रभाव शून्य करना है। कैसे प्रभाव शून्य करना है साथियों? शासक वर्ग के जाति के लोगों ने सोचा कि संविधान में अगर प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया हुआ है, आरक्षण का अधिकार दिया हुआ है, ये आरक्षण सरकारी नौकरियों में है, सरकारी नौकरियां खत्म कर दो, प्रभाव शून्य कर दो। हमारे समाज में जो युवा है, आप किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी राज्य में चले जाएं, वहां के जो बाजारों में, जो मार्केट में आप कोचिंग संस्थान देखते हैं, कोचिंग संस्थान के साथ दो चीजें बड़े पैमाने पर आपको दिखाई देंगी। अब जरा देखिएगा गौर से, दो चीजों में हमारे साथ तैयारी करते हैं विद्यार्थी हमारे लोग। सबसे ज्यादा रेलवे की तैयारी करते हैं, दूसरा बैंकों की तैयारी करते हैं। सबसे ज्यादा युवा रेलवे की तैयारी करते हैं और बैंकों की तैयारी करते हैं। इनको कैसे खत्म करना है? रेलवे का निजीकरण कर दिया। रेलवे में कई हजार पद साथियों खत्म कर दिए गए। जो बैंक बचे थे, बैंकों का निजीकरण करना शुरू कर दिया। बाकी जो कुछ बैंक बच गए उनको मर्ज करने का काम शुरू कर दिया। किधर जाएंगे हमारे युवा जो बेरोजगार हो रहे हैं? किधर जाएंगे साथी जो रात दिन अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? किधर जाएंगे जिन बच्चों पे माँ बाप की आशाएं टिकी हुई है? किधर जाएंगे युवा जिनका भविष्य टिका हुआ है, इस देश का भविष्य टिका हुआ है? किधर वो युवा जाएंगे? साथियों सोची समझी साजिश के तहत इस देश का सत्यानाश किया जा रहा है। ये जो बेरोजगारी की समस्या है, ये जानबूझ करके निर्माण किया जा रहा है, ये जानबूझ के हमारे युवा के साथ किया जा रहा है। और इस देश में एलपीजी जब कानून लाया जाता है, सारी चीजों का अपनाइजेशन कर दिया। रेल बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, एलपीजी बेच दिया, एचपी बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बैंक बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। किधर जाएंगे हमारे युवा साथियों? इसका मतलब है सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों की वजह से साथियों बेरोजगार पैदा हो रहे हैं इस देश में। और इतना महामारी का रूप ले लिया। इस देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट करता है कि हर दिन 38 युवा आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी से। जीएसटी में जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में साथियों एक सर्वे आता है। उस सर्वे में बात कही जाती है, जो हाईलैंड अस्पताल है, उस अस्पताल में 170 जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश करी थी, 170 लोगों के ऊपर सर्च चलता है। वहां के डॉक्टर रिसर्च करते हैं आखिर ये जो आत्महत्या कर रहे हैं इसका कारण क्या है। 170 में से साथियों ऐसी स्थिति उनकी बनी हुई थी तो मर जाए। डॉक्टरों ने बड़ी प्रयास करने की कोशिश की, फिर भी 19 उसमें से मर गए। तो उन लोगों पे जो सर्वे हुआ, उन लोगों में से सर्वे हुआ, उन 170 लोगों में से 170 लोगों से 120 सवाल पूछे गए और 120 सवालों का जो रिजल्ट आता है साथियों, वो डॉक्टर कहते हैं इन लोगों ने जो आत्महत्या किया है ये बेरोजगारी की वजह से किया हुआ। जेएसपीएम मेडिकल कॉलेज की बात बता, 170 लोगों में से
बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। आपके आगरा में एक सोनू नाम का व्यक्ति जिसका परिवार नहीं था, उसकी बीवी थी, उसकी बच्ची थी 1-9 साल, बेरोजगारी की वजह से वो अपनी पत्नी को भी फांसी लगाता, अपनी बेटी को भी फांसी लगाता और खुद फांसी लगा के मर जाता है और सुसाइड नोट लिखता है। इस बेरोजगारी की वजह से हम भी मर रहे हैं, हमारे बच्चे भी मर रहे हैं और हमारी पत्नी को भी मैंने फांसी की सूली पे चढ़ा दिया। बेरोजगारी की वजह से इतनी बड़ी समस्या इस बेरोजगारी की वजह से हमारे युवा आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे युवा मुश्किल में है, हमारे युवा लगातार आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कान तक जू तक नहीं देखने का काम कर रहे हैं। उनकी जू पे उन नेताओं जो हमारे नेता बैठे हुए हैं, जू देखना तो छोड़ो, हम ऐसी झापड़ बजाना चाहते हैं, उनको दिखाई देना चाहिए अभी इस देश के युवा बेरोजगार जग चुके हैं। इस आंदोलन को हम लोग यहीं तक रखने वाले नहीं है, इस सरकार को हम मजबूर करने वाले हैं। साथियों, इस देश का युवा जिधर जो चाहता है, जिस ओर जमाना चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम लोग बोलते हैं जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जो जवानी यहाँ पे साथियों बैठी हुई है, हम ऐसा साथियों इस जवानी को ऐसी दिशा में लाना चाहते हैं, इस देश का भविष्य सही दिशा में आ जाए, ऐसी दिशा में हम लाना चाहते हैं। इस देश का युवा सरकार बनाना भी जानता है तो सरकार बिगाड़ना भी जानता है, क्योंकि इस देश के युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। पूरे देश का देखा जाए, पूरे विश्व का देखा जाए तो भारत देश में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है तो देश के सरकार बनाना भी जानेगा, तो देश की सरकार को बिगाड़ना भी जानेगा। इतनी शक्ति हम अपने बेरोजगारों में निर्माण करना चाहते हैं, इतनी ऊर्जा लाना चाहते हैं, ऐसे एहसास कराना चाहते हैं साथियों, इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं जो बैठे हुए लोग हैं, शासक वर्ग के जो बैठे हुए लोग, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं। अगर हमारी बातों को नहीं सुनते साथियों, तो निर्णय हम करेंगे, संसद हम करेंगे, फैसला भी हम करेंगे और कानून भी हम बनाने का काम करेंगे। ऐसी शक्ति निर्माण करना चाहते हैं साथियों। समय का अभाव मैं बहुत सारे बातें न कहते हुए आप सभी से एक अपील करना चाहता हूं। आने वाले समय में बेरोजगारी संसद समाप्त होने के बाद आपके जिले में पुनः भारतीय बेरोजगार जोड़ो यात्रा भी शुरू होने जा रहा है और ऐसा हम लोग माहौल खड़ा कर रहे हैं कि बेरोजगार बड़े पैमाने पर सड़क पे भी उतरने का काम कर दिए। तो साथियों, जो नेक्स्ट चरण आपके जिले में जो आएगा, आप सभी से हम अपील करना चाहेंगे उसको बड़े पैमाने पे आप लोग सफल बनाएंगे। और निश्चित ही जो हम लोग करना चाहते हैं इस देश में, अभी जो हम लोगों ने सवाल लिया हुआ, ये सवाल हम लोग हर जिले से आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और आंकड़ा इकट्ठा करके जो हमारा लास्ट चरण होगा, चलो संसद की ओर, फिर हम सवाल करेंगे उस संसद में बैठे हुए लोगों से कि ये हमारे देश भर युवाओं से सवाल है, आप इसका जवाब दो वरना कुर्सी खाली करो। तो साथियों, आपको नेक्स्ट चरण में आप लोग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग तन धन से सहयोग करेंगे और बड़े पैमाने पे बेरोजगारों के बीच जाकर के उनको तैयार करने का काम करेंगे, उनको एहसास कराने का काम करेंगे। साथियों, आपने मेरी बातें सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दिलीप कुमार गौतम जी, राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नई दिल्ली से। आपने इस बेरोजगारों की संसद में विस्तार पूर्वक आपने लोगों को जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। साथियों, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय सिद्धांत मौर्य जी, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली से। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज इस बेरोजगारों की संसद में हम सभी साथियों का मार्गदर्शन करें। माननीय सिद्धांत मौर्य जी, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली। धन्यवाद साथियों। भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बंधुले देश भर में हम लोग
25 बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम देश के 11 राज्यों में इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। यह कार्यक्रम केवल आपके गोंडा में ही नहीं हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में 6 कार्यक्रम है बेरोजगारों की संसद का। उस कड़ी में ये गोंडा भी एक कार्यक्रम के कड़ी में है। तो 11 राज्यों में इस तरीके से बेरोजगारों की संसद बुलाई जाएगी। क्यों बुलाई जाएगी? जबकि इस देश में, देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन रहने के बावजूद भी हम लोग बेरोजगारों की संसद की थोड़ा हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि पर जाने की आवश्यकता है। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो ये बात कुछ समझ में आती है कि बेरोजगारी इस देश में सामान्य समस्या नहीं है, बल्कि बेरोजगारी इस देश की भयंकर समस्या निर्माण हो गई है। तो इसका पृष्ठभूमि ये है कि हमें पढ़ाया गया, समझाया गया, लिखाया गया कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। हमें पढ़ाया गया, लिखाया गया कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, मगर ये बात नहीं समझाया गया कि आजादी में कौन सी आजादी मिली। 2 प्रकार की आजादी होती है। एक तो देश की आजादी, देश में कंपनी राज था और कंपनी राज खत्म किया गया तो देश आजाद हो गया। मगर दूसरी आजादी होती है, देश में रह रहे लोगों की आजादी होती है। तो 15 अगस्त 1947 की जो आजादी थी, वास्तविक रूप से अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो वो वास्तव में भारत की आजादी मिल गई, मगर देश में रह रहे लोगों की जो आजादी थी वो आजादी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ और संविधान में अधिकार बहाल हुआ। अधिकार बहाल होने के बाद समाज में अधिकारी कर्मचारी निर्माण हुए। पहले अधिकार आया तो अधिकारी कर्मचारी निर्माण हुआ। ये नहीं हुआ कि पहले कर्मचारी निर्माण हुए तो अधिकार आया, ये नहीं हुआ। पहले अधिकार आया, फिर कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी, बेरोजगार वर्ग निर्माण हुआ और इसी में एक और वर्ग निर्माण हुआ। वो वर्ग था नेता वर्ग। ये संविधान के बाद निर्माण हुआ। संविधान के पहले ये सारी समस्या, ये वर्ग नहीं थी, मगर ये संविधान के अधिकार के बाद ये निर्माण हुआ। और 1970 के दशक में एक बात थी कि 70 के दौरान में समाज में पढ़े लिखे लोग कम थे। जब समाज में पढ़े लिखे लोग कम थे तो बेरोजगारी नाम की समस्या नहीं थी। तब उस वक्त बेरोजगारी नाम की समस्या नहीं थी। उस वक्त लोगों को पकड़ पकड़ करके ले जाया जाता था आर्मी में, सीआरपीएफ में, हमारे दादा अगर ले जाया जाता था पकड़ पकड़ के आर्मी सीआरपीएफ में कि आप हम नौकरी करो, पढ़े हो या ना, मगर वो ले जाए। ये 70 के दशक के दौरान जब पढ़े लिखे लोग कम, मगर 80 के दशक आते आते देश में शिक्षा के प्रति लोगों का जागृति शुरू हुई। जब शिक्षा के प्रति लोग जागृत होना शुरू हुए तो लोगों को अधिकार भी समझ में आना शुरू हुआ। शिक्षा आई तो लोगों को लगा कि हमारा अधिकार भी इस देश में कुछ है, वो अधिकार भी हमें मांगना चाहिए। और वो अधिकार मांगने के
कड़ी में इस देश में अगर पहला आंदोलन कोई हुआ आधिकारिक तौर पर तो वो था मंडल कमीशन का आंदोलन। 80 के दशक में मंडल कमीशन का आंदोलन था। और जब मंडल कमीशन का आंदोलन देश में चला, अब इतना ही नहीं, मंडल कमीशन का आंदोलन इतना ज्यादा प्रभावशाली हो चुका था कि उस वक्त की जो सरकार बनी इसी बेसिस पर बनी, इसी मुद्दे पर बनी थी कि आप मंडल लागू करोगे तभी आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, अगर मंडल नहीं लागू करोगे तो हम प्रधानमंत्री आपको नहीं बनाएंगे। ये मुद्दे पर सरकार बनी और इसी मुद्दे पर सरकार भी बन गई। मगर जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया उस वक्त उन्होंने सोचा कि अब तो सरकार बन गई, अब ये मंडल के लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो जिन्होंने, जिस समाज के लोगों ने मंडल की सरकार बना करके प्रधानमंत्री बनाया था, वो सरकार, वो नेताओं ने, मंडल के नेताओं ने कहा अगर सरकार बनाने की औकात है तो सरकार गिराने की भी औकात है, सरकार बनाने की औकात है तो सरकार गिराने की भी औकात है। अगर मंडल नहीं लागू हुआ तो हम सरकार गिरा देंगे। तो जब शासक वर्ग को यह बात समझ में आई कि 52% लोग, ये मंडल जो समस्या है ये रोजगार से मिली हुई समस्या, अगर मंडल का प्रतिनिधित्व मिलता है तो इनको रोजगार मिलेगा, 52% लोगों को, लोग नौकरी में जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर 52% इनको मिला तो 52 ये और 22.5 SC/ST के 75 से ऊपर हो जाएंगे। नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो इन लोगों ने कानून मंडल को लागू करने से पहले एक कानून लाया। वो कानून का नाम था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये कानून लाया गया और ये कानून लाते ही इस देश में सभी संस्थानों को प्राइवेट सेक्टर में डालने का एक प्रावधान, खुली छूट मिल गई सरकार को। और जिस वक्त ये LPG नाम का कानून लाया गया था उस वक्त इस देश में बेरोजगारी दर 1% से कम थी। उस वक्त बेरोजगारी दर 1% से कम थी। जिस वक्त LPG लाई गई और 2002 तक आते आते LPG की वजह से देश में बेरोजगारी दर 2.2% से ऊपर पहुंच गई। 2002 तक आते आते जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन शुरू होता गया वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती गई। मगर इस प्राइवेटाइजेशन को लागू करते वक्त समाज में एक भ्रांति फैलाई गई थी। वो भ्रांति थी कि अगर जैसे उस वक्त जिसके पास पैसे हो गए थे वो आदमी अगर किसी को इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में जाता था और सरकारी अस्पताल की सुविधा अगर नहीं मिलती थी तो जब सुविधा नहीं मिलती थी तो वो सोचता था इससे अच्छा प्राइवेट सिस्टम ही ठीक है और वो प्राइवेट सिस्टम का समर्थन करता था। जब वो प्राइवेट सिस्टम का समर्थन करता था जिनका उद्देश्य था, जिस समाज का काम था इस प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना, वो समाज ने प्राइवेटाइजेशन का समर्थन कर दिया। जब समर्थन कर दिया तो सरकार को इस कानून को लागू करने के लिए खुला मैदान मिल गया और उन्होंने लागू कर दिया। साथियों, इस देश में कर्मचारी की नियुक्ति होती है। कर्मचारियों के वेतन से एक कर्मचारी एक्ट है 1953।
कर्मचारी एक्ट 1953 के अनुसार यह प्रावधान दिया गया था, संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान दिया था कि कर्मचारियों के वेतन से 6% कटौती किया जाएगा और जो कर्मचारियों के वेतन से 6% ईपीएफ काटा जाएगा, उस 6% ईपीएफ को काट करके भारत सरकार के डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा, भारत के विकास के लिए लगाया जाएगा। और ये बात आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि कर्मचारियों के 6% के वेतन काट करके भारत सरकार ने देश में 348 कंपनियों की स्थापना की थी। 348 कंपनियों की स्थापना इसी से उद्देश्य से हुआ था कि देश को चलाने के लिए कंपनी की जरूरत है। जैसे बीएसएनएल है, भेल है, सेल है, बीपीएल है, आईपीएल है, ऐसे देश में 348 कंपनियां स्थापित हुई और वो कंपनियां सरकारी कंपनियां बनाई गई और जो कंपनियां बनाई गई थी वो कर्मचारियों के वेतन के बदौलत बनाई गई थी। मगर दुखद बात यह है इन्हीं 348 कंपनियों को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया और ये जो 348 कंपनियां बेची गई, इस कंपनी का काम था इस देश के डेवलपमेंट में हिस्सेदार होना। तो ये कंपनी चलाने के लिए अगर बीएसएनएल चलाना है तो उसके लिए मैन पावर की जरूरत होगी। जब उसको मैन पावर की जरूरत होगी तो इन्हीं बेरोजगारों को वो मैन पावर में तब्दील करती। मगर वो कंपनी बिक गई। जब कंपनी बिक गई तो जिस मैन पावर की जरूरत देश के बरकत के लिए थी वो मैन पावर खत्म हो गया। इसलिए देश में 2013 तक आते आते देश में बेरोजगारी दर 5% से ऊपर पहुंच गई। 2013 आते बेरोजगारी दर 5% से ऊपर पहुंच गई। जब बेरोजगारी दर 5% से ऊपर पहुंच गई तो उस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी थी। नरेंद्र मोदी एक प्रचार करते थे, 2014 का चुनाव चला और 2014 के चुनाव के वक्त नौजवानों से नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, वादा एग्रीमेंट होता है, वादा किया था, वादा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देश में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वादा किया था, उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जिन्होंने वादा किया था आपको इस देश में सरकार बनने के बाद हम इस देश में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज उन्होंने देश की हालात यहाँ पर पहुंचा दी जिसका रिपोर्ट बयां करता है। इस देश में CMI सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक प्राइवेट संस्था है जो भारत के इकोनॉमिक स्टैटिक अध्ययन करता है, भारत के आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। वो CMI ने 2017 में एक रिपोर्ट छाप करके दिया। वो रिपोर्ट में ये बात आई कि जिस नरेंद्र मोदी ने आपको वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वही नरेंद्र मोदी जी ने 2017 के रिपोर्ट के अनुसार इस देश में जीएसटी और नोटबंदी की वजह से 15 लाख नौकरियां समाप्त कर दिया। देने का वादा किया था, जिस नरेंद्र मोदी ने आपको देने का वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे,
समाप्त कर दी। मगर ये जो सीएमआई की रिपोर्ट छप करके आई, इसी रिपोर्ट का खंडन हुआ और इसी रिपोर्ट के दोबारा ऊपर से एक रिपोर्ट आई। इस देश में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के कुछ स्कॉलर्स लोगों ने एक रिसर्च लाया। उस रिसर्च का टाइटल था द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018। द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018 की एक रिपोर्ट छप करके आई। उसने कहा जो सीएमआई 2017 की रिपोर्ट दिया हुआ है कि 15 लाख नौकरियां समाप्त हुई है, वो गलत है। बल्कि देश में 2017 तक नोटबंदी और जीएसटी की वजह से 15 लाख नहीं बल्कि 50 लाख नौकरियां समाप्त हो गई। अब तो वादा किया कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे और उन्होंने 50 लाख जो पोस्ट था, वैकेंसीज थी, वो वैकेंसी उन्होंने खत्म कर दिया, ये 50 लाख। मगर दिसंबर 2017 और दिसंबर 2018 में फिर सीएमआई ने एक और रिपोर्ट छाप करके दिया कि जिन्होंने आपको वादा किया था कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने आज वर्तमान में 2018 के रिपोर्ट के अनुसार जिन्होंने आपको 2 करोड़ का वादा किया, आज उन्होंने 1.1 करोड़ नौकरियां समाप्त कर दिया 2018 तक। और हमारे नौजवान तैयारी करते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, नौकरी मिलेगी, पढ़ना चाहिए, नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी, मगर इस बात की भी खबरदारी लेनी चाहिए। महाभारत की एक पटकथा है, एपिसोड है कि अर्जुन चिड़िया की आंख में तीर मारते हैं। अर्जुन चिड़िया की आंख में निशाना मारते हैं, मगर चिड़िया हटा लिया जाए तो निशाना कहां मारा जाएगा? चिड़िया हटा ली जाए तो निशाना कहां लगाया जाएगा? अर्थात नौकरियां खत्म कर दी जाए तो आप तैयारी किस बात की करोगे? सवाल इस बात की है, ये बात समझने की जरूरत है। इससे भी भयंकर एक बात छप करके आई। अभी सीएमआई ने कहा 2022 के रिपोर्ट के अनुसार सीएमआई कह रहा है कि जिन्होंने आपको वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का, आज उन्होंने वर्तमान 2022 तक 1.40 करोड़ नौकरियां समाप्त कर दी। 1.40 करोड़ नौकरियां उन्होंने खत्म कर दी। और आप कहते हो कि हमें नौकरी दी जाएगी, हमें सरकार नौकरी देगी, वो तो खत्म करे। इससे भी मैं बात आपको बताता हूं। सामना नाम का एक अखबार है और उस अखबार की एक रिपोर्ट छप करके आई जनवरी माह में। वो सामना नाम का अखबार की रिपोर्ट ये बात कहती है कि देश में वर्तमान समय में 20 करोड़ ऐसे युवा विद्यार्थी लोग हैं, 20 करोड़ ऐसे नौजवान इस देश में है जो भूखे पेट सोने को मजबूर है। एक वक्त की उनके पास रोटी नहीं है, भूखे पेट सोने को मजबूर
बीमारी के खिलाफ लड़ने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी। जब शक्ति खत्म हो जाएगी तो ये लोग सामूहिक रूप से हत्या होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब बेरोजगारी केवल मात्र आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बेरोजगारी इस देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए बेरोजगारी के संदर्भ में देश में कोई भी पक्ष और विपक्ष नेता कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी का कारण इस देश में प्राइवेटाइजेशन है और निजीकरण ले आने का काम चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, ये दोनों सरकारें इस देश में राज्य की हो चाहे केंद्र की सरकारें हो, वो दोनों सरकारें इस देश में जिम्मेदार है। इसका और कोई नहीं जिम्मेदार है। इससे भी बढ़कर बात आपको एक उदाहरण बताता हूं। आपको लगता होगा कि ये बात सच नहीं रही है कि वास्तव में 20 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हो सकते हैं। अभी आपको 4-5 महीने दिल्ली की घटना घटी थी। क्षितिज नाम का एक नौजवान था। क्षितिज नाम का जो नौजवान था वो नौजवान इंजीनियरिंग पास किया हुआ था, बीटेक पास था। लॉकडाउन से पहले वह एक प्राइवेट संस्था के कंपनी में काम करता था, जॉब चल रही थी उस इंजीनियर की। मगर लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी चली गई, जॉब चली गई। जब उसकी जॉब चली गई क्षितिज की, फिर लॉकडाउन समाप्त भी हो गया। फिर उसने उस कंपनी में आवेदन किया जॉब के लिए। वो कंपनी ने कहा हमारे पास जॉब नहीं। बात कर जब बात कर दिया तो उस नौजवान को कहीं भी जॉब नहीं मिला। जब उस नौजवान को उसके एजुकेशन के हिसाब से जीवन यापन चलाने के लिए कहीं भी जॉब नहीं मिला तो उसने सोचा अब हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। सोचा कि अब हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उस नौजवान ने सोचा, मगर ये आत्महत्या के सोचने के बाद उसके अंदर दूसरा सवाल खड़ा हुआ कि अगर हमने आत्महत्या कर लिया तो मेरे बूढ़ी माँ का क्या होगा जो अकेली घर में है। मैं मर जाऊंगा। जिस माँ ने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा करके मेरे अपेक्षा की थी कि मेरा बेटा लायक होगा और मेरा बेटा मेरी जिंदगी संवारेगा, आज अगर मैं आत्महत्या कर लेता हूं तो मेरी माँ का क्या होगा। ये सवाल उस क्षितिज नाम के लड़के के अंदर चल रहा था। तो वो नौजवान माँ को खाना खिलाता है रात को, और रात को खाना खिलाने के बाद वो नौजवान माँ को चेयर पर बैठाता है और बैठाने के बाद बात करते करते माँ का आंख झलकता है। जैसे ही माँ का पलक झपकती है वैसे ही क्षितिज माँ का गला रेत करके हत्या कर देता और हत्या करने के बाद उससे भी भयंकर परिस्थिति निर्माण हुई कि उस माँ के लाश के पास, शव के पास 3 दिन तक वो क्षितिज नाम का नौजवान रोता बिलखता हुआ पड़ा रहा। इतनी भयंकर समस्या, रोता बिलखता पड़ा रहा और वो 3 दिन में 75 पेजेस का सुसाइड नोट लिखा। और उस सुसाइड नोट में उसने यही कहा कि आज अपने माँ की हत्या करने का जिम्मेदार मैं हूं और मैं अपने आप को आत्महत्या करने का जिम्मेदार इस देश की जो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं
बेरोजगारी की वजह से हम और हमारी माँ की हत्या हुई, यही मुख्य कारण है। इतनी बड़ी समस्या, ये सामान्य बात नहीं है। इसलिए हमने सोचा इस मुद्दे को, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर कोई भी नेता, इस देश का जो हमारा प्रतिनिधि है, इस देश का जो हमारा लोक प्रतिनिधि है, वो बोलने को तैयार नहीं है। अगर हमारे वोटों से चुन करके गया हुआ लोक प्रतिनिधि हमारे मुद्दे को बोलने को तैयार नहीं है, तो हमने सोचा कि अगर वो बोलने को तैयार नहीं है तो हम भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले खुद बेरोजगारों की संसद बुलाएंगे और इस देश में जो चर्चा नहीं हो रहा है वो चर्चा करने के लिए मजबूर। इसलिए हमने देश के 11 राज्यों में, ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं, ऐसे हम 11 राज्यों में, अभी हमने महाराष्ट्र में 6 कार्यक्रम लिया और महाराष्ट्र के 6 कार्यक्रम में से अंतिम जो कार्यक्रम नागपुर है, जो आरएसएस का जिला वहां पर हेडक्वार्टर है, वहां पर नागपुर में हमने बड़ा कार्यक्रम लिया। उसमें 2-2.5 हजार से ज्यादा विद्यार्थी मौजूद थे और उनके बीच कार्यक्रम हुआ। तो ऐसे हम देश भर के 11 राज्यों में यह कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं और 25 संसद का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये केवल चर्चा का विषय नहीं बना रहे, हम इस मुद्दे को लेकर के सदन से लेकर के संसद तक लड़ाई करने की योजना पर, प्लान बना करके काम करने की योजना पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इस मुद्दे को देश भर में लिया और इसको चर्चा करने के लिए संसद नाम का प्रोग्राम लगाना शुरू किया। साथियों, नरेंद्र मोदी जी एक बात कहते थे, क्या कहते थे नरेंद्र मोदी जी चुनाव के वक्त? वो कहते थे कि भारत मेरी मां, कहते थे भारत मेरी मां। और जो नरेंद्र मोदी जी भारत मेरी मां है कहते थे, और एक और बात कहते थे, भारत को बिकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। वही नरेंद्र मोदी ने जो इस देश को, इस भारत मां की रक्षा करने के लिए, जो इस देश का नौजवान अपनी जिंदगी लगा देता है, इस देश में सीआरपीएफ, आर्मी, थल सेना, वायु सेना के नौजवान इस भारत मां की रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है, मगर उसी संस्थानों को ये नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। ये बेच दिया, और जो नरेंद्र मोदी ने इस संस्थानों को बेच दिया, उसका परिणाम ये आया कि इस देश में सीआरपीएफ के नौजवान, अभी वार नाम के एक अखबार में रिपोर्ट छप करके आई 3 हफ्ते पहले, यह रिपोर्ट आया कि देश में जो हमारे नौजवान हैं, उन नौजवानों में सीआरपीएफ के जो नौजवान हैं, 50,155 नौजवानों को आज नौकरी छोड़नी पड़ी इनके गलत नीतियों की वजह से। 50,155 नौजवान 2018 और 2022 के बीच 5 साल में 50,155 सीआरपीएफ के नौजवानों ने नौकरी छोड़ दी। और उस नौकरी छोड़े हुए नौजवानों में 654 नौजवानों ने आत्महत्या कर लिया। 654 नौजवानों ने आत्महत्या कर लिया। तो साथियों, जिस नरेंद्र मोदी ने आपको ये कहा कि भारत मेरी मां, तो मैं अपने बेरोजगारों की संसद के माध्यम से
यही बात कहना चाहता हूं कि ये भारत मां कि ये जो लाडला आपने पैदा किया है, ये नरेंद्र मोदी नाम का जो भारत में एक लाडला पैदा किया, जिसे जनता ने इसे राजा बनाया, और जो राजा बनने के बाद भारत मां ये तेरा लाडला इस देश के संवैधानिक संस्थानों को देश के संविधान के विरोध में जाकर के बेचने का काम कर रहा है। ऐसे आयोग के लाडला को हम देश में भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा आयोजित बेरोजगारों की संसद में ये प्रस्ताव रखते हैं। ऐसे आयोग के प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते, इसलिए हमने संसद बुलाने का निर्णय लिया। इतने भयंकर समस्या है। अगर हम नौजवानों पढ़ाई के साथ साथ अपने एजुकेशन के साथ साथ अगर इस समस्याओं को समाधान करने का तरीका पर काम नहीं किया, तो आने वाले समय में इस देश में जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे, नारा दिया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, वो आने वाले समय में इस देश में आत्मनिर्भर भारत नहीं बल्कि आत्महत्या वाला भारत बन जाएगा। इसलिए साथियों, हम सभी नौजवानों को ये बात समझने की जरूरत है कि आज जो परिस्थितियां निर्माण है, इस परिस्थिति के अनुसार अगर अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो आने वाले समय में आप जिस मकसद के लिए अपनी जिंदगी लगा रहे हो, आप अपनी जिंदगी पढ़ाई में इस मकसद के लिए लगा रहे हो कि मेरा कैरियर अच्छा होगा, आप इस मकसद के लिए अपनी जिंदगी लगा रहे हो कि मेरा भविष्य उज्जवल होगा, मैं देश के विकास के लिए हिस्सेदार होगा, मगर आज आने वाली इस परिस्थिति के अनुसार इस देश में जिस मकसद के लिए आप जिंदगी लगा रहे हो, वो मकसद खत्म करने के लिए शासक वर्गों ने ये सारा षड्यंत्र कर रखा है। अगर शासक वर्गों ने सारा षड्यंत्र कर रखा है, तो आपको इस बात को विचार करने की जरूरत है। इस देश में अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जाए जो बात है, अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो आज समस्या इस देश में पैदा की गई है, वो समस्या की वजह से आने वाले समय में आपको इस देश में रोजगार नहीं देने की योजना पर काम चल रहा है। अगर रोजगार मिलेगा भी तो आपको 15-20 हजार के पेमेंट पर रोजगार दिया जाएगा। वो रोजगार नहीं होता है, बल्कि वो गुलामी होती है। और इस गुलामी के लिए आपके महापुरुषों ने अपनी जिंदगी नहीं लगाया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी लगाया था, अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया था, और जो ये 4 बच्चों को कुर्बान किया था और अपनी जिंदगी लगाया था, इस मकसद के लिए नहीं लगाया था कि हमारे नौजवान पढ़ लिख करके आरक्षण और नौकरी की भीख मांगेंगे। इस मकसद के लिए नहीं लगाया था, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जब हमारे समाज में, जब हमारे लोगों के पास मकान नहीं थे, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा था, लिख लो दीवारों पर तुम शासन करती जमात हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, लिख लो दीवारों पर तुम शासन करती जमात हो। जिन्हें इस देश में शासन करती जमात बनना था, आज वे लोग इस देश में 5 किलो अनाज लेने वाली जमात में खड़े हो गए। आज वो नौजवान जिन्हें इस देश में शासन करती जमात बनना था,
ये कल्पना किया था, लिख लो अपनी दीवारों पर, तुम इस देश के शासक हो, शासन करती जमात हो। जिन्हें कहा था, जिन्होंने कल्पना किया था कि तुम इस देश के शासन करती जमात हो, आज उनको क्या करना चाहिए था? क्या आज उन्हें नौकरी की जमात में खड़ा होना चाहिए था? नहीं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रोते हुए एक और अपील नौजवानों से किया था। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी। ये बात कही थी, ये मेरे नौजवानों, पढ़ाई लिखाई पूरा कर लेना, पढ़ाई लिखाई पूरा कर लेने के बाद क्लर्की की नौकरी के चक्कर में मत पड़ना, समाज में जाना, समाज के उद्धार के लिए काम करना। अगर समाज का उद्धार होगा तो उसमें तेरा भी उद्धार होगा। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जिंदगी का मकसद बनाया था। उनके जिंदगी का मकसद क्या था? माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी। मकसद ये था कि माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी। मगर हमारे नौजवानों ने अपनी जिंदगी का क्या मकसद बनाया? उन्होंने जिंदगी का मकसद एक नरसंहार की परिस्थिति निर्माण हो गई। इसलिए साथियों, ये जो बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम है, ये बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम की संसद लगाने के बाद अगर हमारे वोटों से चुन करके गए जनप्रतिनिधि लोग हमारे मुद्दे पर संसद और विधानसभा में बोलने को मजबूर नहीं होते हैं, तो हम आने वाले समय में इस देश में बेरोजगारों को सड़क पर उतारेंगे और हजारों बेरोजगारों को सड़क पर उतार करके हम इस देश में आने वाले आपके गोंडा शहर में, ये बात ध्यान में रखना नौजवानों, आने वाले दिन 2 जून को आपके गोंडा शहर में हम लोग इस देश में बेरोजगार जोड़ो पद यात्रा लेकर के आएंगे। और ये बेरोजगार जोड़ो पद यात्रा में जो यहाँ पर साथी आए हैं, यहाँ के जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद आप पूरी तसल्ली से और पूरी मेहनत और लगन से, इसके कई गुना हजारों गुने ताकत से आप यहाँ से जाना और तैयारी करना 2 जून की। और 2 जून की तैयारी में हम लोग गोंडा शहर में इस देश में बेरोजगार जोड़ो पद यात्रा निकाला जाएगा। जहां जहां बेरोजगारों की संसद बुला रहे, वहां हम लोगों ने निर्णय लिया कि बेरोजगारों को सड़क पर उतारने के लिए बेरोजगार जोड़ो यात्रा भी निकाली जानी चाहिए। अगर ये काम करने के बाद भी शासन प्रशासन में गए हुए, हमारे वोटों से चुन करके गए हुए लोक प्रतिनिधि अगर हमारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मजबूर नहीं होते हैं, तो आने वाले समय में हम लोग इनके घरों पर मोर्चा लेकर के जाएंगे और तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक ये लिखित नहीं देते कि हम आपकी समस्या को लेकर के संसद और विधानसभा में सवाल खड़ा करेंगे। अगर ये देते हैं तब हम ये सवाल यहाँ पर बंद करेंगे। अगर इसके बावजूद भी इस मसले पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर ये लोग इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं, हमारे वोटों से चुन करके गए लोग प्रतिनिधि लोग अगर इस मुद्दे को नहीं उठाने का काम करते हैं, तो आने वाले समय में हम लोग 2024 से पहले इस देश के लाखों बेरोजगारों को इकट्ठा करेंगे और उन इकट्ठा किए नौजवानों को हम इस देश के, जहां पर कानून बनता है इस देश का और हमारे वोटों से चुन करके गए लोग प्रतिनिधि जिस भवन में बैठते हैं, उस भवन के पास मार्च लेकर के जाएंगे। देश के संसद भवन पर हम लोग मार्च लेकर के जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी बेरोजगारी के मुद्दे पर, मसले पर ये बोलने को तैयार नहीं होते हैं, हमारे वोटों से चुन करके प्रतिनिधि लोग गए हुए अगर ये बोलने को तैयार नहीं होते हैं, तो हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सही अनुयायी है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने
आदि कंपनी ने ज्वाइंट इलेक्ट्रोड हम लोगों को दिया, और ज्वाइंट इलेक्ट्रोड आने की वजह से जो समाज में रियल प्रतिनिधि जाना चाहिए था, वास्तविक प्रतिनिधि नहीं चुन करके गया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये ज्वाइंट इलेक्ट्रोड से चुन करके गए नेताओं को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आपके लोक प्रतिनिधि नहीं बल्कि आपके ये दलाल और भड़वे है। तो ऐसे दलाल और भड़वे को हम संसद में ले आएंगे, चौराहे पर इनका पुतला लगाएंगे और पुतले के सामने ये बात घोषित करेंगे कि ये हमारे वोटों से चुन करके गए हुए लोग, ये हमारे लोक प्रतिनिधि नहीं है बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कथनों के अनुसार ये दलाल और भड़वे है। ऐसे लोगों को हम अपना प्रतिनिधित्व नहीं मानते। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि इस देश में बेरोजगारों की संसद बुलाई जाए, और इसी मकसद को ध्यान में रख करके साथियों हम लोग बेरोजगारों की संसद बुला रहे, और इसी को ध्यान में रख करके देश के विभिन्न हिस्सों में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो साथियों आप सभी से अंतिम अपील ये है कि आपके महापुरुषों ने आपके संदर्भ में कल्पना किया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कल्पना किया था कि लिख लो अपनी दीवारों पर तुम शासन करती जमात हो, तो ये शासन करती जमात करने के लिए बनने के लिए हम लोगों ने बेरोजगारों की संसद लगाई है। तो आप सभी नौजवानों से एक अपील यह है कि साथियों अगर हमारे महापुरुषों ने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया कि माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी होनी चाहिए, तो हमें भी अपनी जिंदगी का मकसद बनाना चाहिए। हमें भी अपनी जिंदगी का मकसद बनाना चाहिए। वो मकसद क्या होना चाहिए? माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी मकसद होना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी का मकसद बनाते हो माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी के लिए, अगर ये मकसद से इस देश में समाज के लिए अपने जिंदगी का 10 साल लगाते हो, अगर 10 साल लगाते हो, इस आंदोलन में 10 साल इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आने वाले 10 साल के अंदर इस देश में आप, इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कल्पना किया था कि लिख लो तुम इस देश में शासन करती जमात हो, तो निश्चित तौर पर अगर अपनी जिंदगी का 10 साल आप लगाओगे तो आने वाले समय में आप इस देश में शासन करती जमात हो जाओगे। अगर शासन करती जमात बन जाओगे तो क्या होगा? आज समस्याएं आपकी है, बेरोजगारी, आत्महत्या, ये आपके साथ अपमान, जातीय छुआछूत, ऐसे हजारों समस्याएं आपके साथ है। ये समस्याएं आज आपके साथ है, मगर ये समस्याओं का समाधान करने लायक नहीं हो। अगर आप इस देश में अपनी जिंदगी का मकसद तय करते हो और जिंदगी का 10 साल इन्वेस्टमेंट समाज के लिए लगाते हो, तो आने वाले समय में इस देश में आप शासक बन जाओगे। समस्या आपकी होगी मगर समाधान करने लायक हो जाओगे, और समाधान करने लायक हो जाओगे। और समाधान करने के लिए साथियों अकेले लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस समस्या समाधान करने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना होगा, क्योंकि समस्या राष्ट्रीय स्तर की है। अगर समस्या राष्ट्रीय स्तर की है तो राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करने के दिशा पर ही आज वर्तमान समय में देश में भारतीय बेरोजगार मोर्चा एक ऐसा राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण किया हुआ है कि जो आज अपने दम पर अकेले 11 राज्यों में अगर संसद का कार्यक्रम लगा सकता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ समय में इस देश के सभी राज्यों में ये संगठन पहुंच सकता है। इसलिए साथियों हमारे नौजवानों से अपील है कि अब आपको ज्यादा इस बात का चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है कि हमें संगठन बनाने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, संगठन बना हुआ है मगर इसे लीडरशिप करने
लिए, इसे लीड करने के लिए आप जैसे नौजवानों की जरूरत है इस देश में। आप सभी लोग अपना जिंदगी का मकसद बनाओगे और वो मकसद बना करके इस समाज के उद्धार के लिए और ऐसे तमाम समस्याओं के लिए आप मैदान में लड़ने के लिए तैयार होगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी बात विराम करते हैं, क्योंकि साथियों आप लोगों ने वक्त दिया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगामी आंदोलन में सहभागी होंगे। इसी के साथ हम विराम करते हैं। धन्यवाद।